दोस्तों, ड्रैगन और डायनासोर से भी पहले एक दुनिया थी जहां कई तरह के विचित्र प्राणी मौजूद थे। उन्हीं में से एक प्राणी था याद, जो कि बेहद खतरनाक था। इसके अलावा कहानी में नाचिन और याली नाम के दो प्राचीन प्राणियों का भी जिक्र है। याली का वर्णन कई मंदिरों में मिलता है, जहां इसकी मूर्तियां भी देखी जा सकती है। एक घना जंगल था जिसका नाम था नागमलाई। यहाँ कई नागवंशी रहा करते थे। इसी जंगल में एक रहस्यमय खजाना दफनाया गया था, जिसे हासिल करने कई लोग आए, लेकिन जो भी यहाँ आया वो कभी लौटकर नहीं गया। अब फिल्म की कहानी वर्तमान में आती है। हमें एक पति पत्नी दिखाई देते हैं जो किसी से छिपकर भाग रहे होते हैं। उनके पीछे जो लोग लगे होते हैं, दरअसल वे उन्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों भारी कर्ज में डूबे हुए होते हैं और कर्जदार उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते वे नागमलाई जंगल की सीमा पर पहुंच जाते हैं। कर्जदार जब ये देखते हैं कि वे जंगल की ओर जा रहे हैं तो डरकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसके बाद पति पत्नी जंगल के भीतर चले जाते हैं और थक कर वहीं सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह उस आदमी की आंख खुलती है तो उसकी पत्नी उसे पुकार रही होती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो पाता है कि वो वहां नहीं है। तभी आसमान से एक आवाज आती है, उसकी पत्नी की आवाज। वो घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसकी पत्नी गायब हो चुकी है। ये देखकर वो रोने लगता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे अचानक अपनी पत्नी फिर से दिखाई देती है। वो उसे उठाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। इस घटना से उसे याद आता है कि ये वही नागमलाई जंगल है जहां पर कोई नहीं आता जाता और जहां वो रहस्यमय खजाना दफन है। उसे खजाने के बारे में जानकारी होती है, इसलिए वो एक विशेष पेड़ के पास पहुंचता है और लकड़ी से वहां खुदाई करने लगता है। तभी वहां एक विशाल हाथी प्रकट होता है जो उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। अब हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी एक किताब में लिखी है, जिसे एक आर्कियोलॉजिस्ट नंदिता पढ़ रही होती है। वो इस कहानी के बारे में और जानने के लिए अपने असिस्टेंट के साथ तमिलनाडु जाती है और एक पुराने लेखक से मिलने पहुंचती है, जिसने ऐसी ही कहानियां लिखा करती थी। ये लेखक 20 साल पहले हिंदू इतिहास पर लिखना छोड़ चुका होता है। जब वो लेखक से मिलने जाती है तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि वह क्यों आई है। नंदिता बताती है कि उसने नंदी वर्मन नाम के एक शख्स के बारे में एक किताब पढ़ी थी और वो उसी विषय में और जानना चाहती है। लेखक पहले तो मना करता है, लेकिन नंदिता उसे चुनौती देती है और कहती है, क्या आप में हिम्मत नहीं है अपनी ही लिखी किताब दिखाने की? ये सुनकर लेखक गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वो उसे अपने ऑफिस में ले जाकर वो आखिरी बची हुई किताब देता है और कहता है, इसमें वर्मन के बारे में सब कुछ लिखा है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वर्मन एक कॉलेज स्टूडेंट होता है जो नागमलाई के खजाने को पाना चाहता है। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाता है और खजाने की जानकारी मांगता है, लेकिन वो आर्कियोलॉजिस्ट मना कर देता है। वर्मन कहता है कि उसके पास नक्शे का एक हिस्सा है और वो जानता है कि दूसरा हिस्सा उसी आर्कियोलॉजिस्ट के पास है। वो ये भी कहता है कि खजाने की खोज में उसका पिता भी गया था, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आया। इस बार वो पूरी टीम और जीपीएस ट्रैकर के साथ जाएगा ताकि सब कुछ ट्रैक किया जा सके। आर्कियोलॉजिस्ट मान जाता है और वर्मन को नक्शे का दूसरा हिस्सा दे देता है। वर्मन एक टीम बनाता है जिसमें 4 लोग होते हैं, राम, रमघिया, कैथरीन और किशोर। साथ में एक लोकल गाइड भी होता है। वे सभी गाड़ी से निकलते हैं और आगे का रास्ता पैदल तय करते हैं, लेकिन लोकल गाइड उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। किशोर के पास एक बुक होती है जिसमें सही नक्शा होता है। वो टीम को बताता है कि उन्हें उसका अनुसरण करना चाहिए। वे उसकी बात मान लेते हैं। राम कहता है कि अगर वर्मन को इसके बारे में पता चला तो वो हमें मार देगा। किशोर जवाब देता है कि जब खजाना मिल जाएगा तो वर्मन को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम सभी खजाना आपस में बांट लेंगे। गाइड को भी उसका हिस्सा दे देंगे। अब वे सब अलग होकर खजाने की तरफ बढ़ते हैं। एक पंछी लगातार उन पर नजर रखे होता है। वही वर्मन नदी किनारे बैठा होता है कि तभी वहां एक बंदर आ जाता है और उसके पीछे कई बंदर दौड़ते हैं, जिससे वो गड्ढे में गिर जाता है। रात में वे टेंट लगाकर आग जलाते हैं और बातें करते हैं। जब सभी सो जाते हैं तो लोकल गाइड उनके टेंट से नक्शा चुरा लेता है और सही रास्ता जान लेता है। अगली सुबह वो उन्हें भटका देता है और हाथियों के जंगल की जगह टाइगर के जंगल में ले जाता है। वहां एक आदमी सैनिक की ड्रेस में दिखाई देता है जो उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनके सामने एक बाघ आ जाता है। सब डरकर भागते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अब रमघिया अकेली होती है और सिग्नल चेक कर रही होती है। तभी एक कीड़ा उसके कान में घुस जाता है और वो बेहोश हो जाती है।
राम, किशोर और कैथरीन अपने साथियों को ढूंढते हैं, लेकिन तभी एक हाथी उनके सामने आ जाता है। सब डर जाते हैं और पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। वही वर्मन को रमखियां मिलती है और वह उससे पूछता है कि किशोर कहाँ है। इधर कैथरीन नदी के पास होती है कि तभी टाइगर आकर उस पर हमला कर देता है और वह मारी जाती है। लोकल गाइड अब नक्शे के जरिए उस पेड़ के पास पहुंचता है जहां खजाना दफन होता है, लेकिन जब वो खुदाई करने लगता है तो गजाना नामक रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है जो उस पर भाला फेंकता है और उसे मार देता है। यानी जो भी उस खजाने के लालच में आएगा उसका यही हश्र होगा, मौत। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। नंदिता लेखक से कहती है, ये तो अधूरी कहानी है, मुझे जानना है कि आगे क्या होने वाला है। जब नंदिता उसे पढ़ना शुरू करती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल उस जंगल में कई सारी मायावी चीजें मौजूद हैं और वहां पर गरुड़ के वंशज भी रहते हैं। त्रिपाठी के रूप में वे जंगल में मंडराते रहते हैं। वहां 3 पंछी आते हैं और आपस में बात करते हैं। उनमें से एक नर था और 2 मादाएं। उनकी लीडर कहती है कि उन्हें किसी भी हालत में उस ट्रेजर को हासिल करना होगा। बाकी पंछी कहते हैं कि वो ट्रेजर कैसे लेंगे क्योंकि उनके दुश्मन नाग उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन लीडर कहती है कि वो ट्रेजर भगवान शिव का है और शिव की कृपा से नाग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उन्हें किसी ऐसे नागवंशी को ढूंढना होगा जिसे नाग कोई नुकसान न पहुंचा सके। उसी के जरिए वे लोग ट्रेजर निकलवाएंगे। और वो नागवंशी वारिस कोई और नहीं बल्कि बर्मन था, जो पहले ही उस जंगल में आ चुका था। अब वो पंछी ये प्लान करते हैं कि वे बर्मन के जरिए उस ट्रेजर तक पहुंचेंगे ताकि नागों को हरा सके और उन्हें मार सके। इधर बर्मन ने किशोर को बांध दिया था क्योंकि वो उसके साथ विश्वासघात कर रहा था। किसी वजह से एक लड़की और उनका गाइड भी मारे जा चुके थे। बाद में बर्मन किशोर को खोल देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा धोखा देने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। इसके बाद बर्मन सभी से कहता है कि अगर किसी पेड़ पर नाग का कोई चिन्ह दिखे तो तुरंत बताएं क्योंकि खजाना वही होगा। सब मिलकर ऐसे पेड़ की तलाश में लग जाते हैं। कुछ ही देर में बर्मन को एक ऐसा पेड़ दिखाई देता है जिस पर नाग का निशान होता है। उसे यकीन हो जाता है कि खजाना उसी के नीचे है। वो तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट को कॉल करता है और जानकारी देता है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट कुछ बताना चाहता था। इससे पहले कि बात पूरी हो पाती फोन कट हो जाता है और नेटवर्क चला जाता है। बाद में जब वे आगे बढ़ते हैं तभी उन पर त्रिपाठी हमला कर देते हैं। वे उन्हें बुरी तरह पीटते हैं और रम्या के सिर में अंडे घुसा देते हैं जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। बर्मन उनका सामना करता है और उन्हें पीटता है, लेकिन तभी वहां गरुड़वंशी पंछी आ जाती है। उसे देखकर वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। रात को सभी गरुड़वंशी प्रार्थना करते हैं। तभी आसमान से एक शस्त्र उनकी ओर आता है ताकि वे नागों से लड़ सकें। अगली सुबह आर्कियोलॉजिस्ट फिर से बर्मन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्मन ने सारे जीपीएस बंद कर दिए होते हैं। इस वजह से संपर्क नहीं हो पाता। अब बर्मन, किशोर और राम जंगल में और भीतर बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने वो बूढ़ा आदमी आ जाता है जो पहले भी दिखाया गया था। वो कहता है कि ये जंगल खतरों से भरा हुआ है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है और बताने लगता है कि उस ट्रेजर की असली कहानी क्या है। वो बताता है कि कई साल पहले वहां काशीवर मुनि रहा करते थे। उनकी 2 बहनें थी, सूरी और आरी। छोटी बहन आरी की शादी मीसा से हुई थी। आरी ने मुनि से वरदान मांगा कि उसे नाग संतानों की प्राप्ति हो और उसे कई सर्प संतानें प्राप्त हुई। जब बड़ी बहन सूरी को यह बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि वो अपनी बहन से भी अधिक शक्तिशाली संतानों की मां बनेगी। इसलिए उसने गरुड़ संतानों का वरदान मांगा और उसे कई गरुड़ संतानें प्राप्त हुई। तभी से दोनों बहनों के वंशजों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जहां पंछी और सर्पों की लड़ाई सदियों तक चलती रही। लेकिन आरी का दूसरा बेटा वासुकी भगवान शिव के गले में विराजमान हुआ। जब शिव को ये युद्ध पता चला तो वे नागवंश के साथ हो गए। उन्होंने एक अद्भुत नागमणि सर्पों को तोहफे में दी और उसकी रक्षा का जिम्मा सर्पों को सौंपा, क्योंकि ये एक ऐसा पत्थर था जिसे पाकर कोई भी संपूर्ण संसार पर राज कर सकता था। अब वरुण, जो गरुड़वंशी था, वो चाहता था कि नागमणि उसे मिल जाए। इसीलिए उसने सर्पों पर हमला बोल दिया और लड़ाई शुरू हो गई। अब नागों ने उस मणि की रक्षा के लिए एक नाग लोग बनाया और वे आज भी इस जंगल में कहीं न कहीं मौजूद है। ये नाग लोग किसी की भी दृष्टि में नहीं आते। वहां अंदर जाने के लिए एक मायावी भाला चाहिए होता है और केवल एक नागवंशी ही उस भाले को प्राप्त कर उस लोक में प्रवेश कर सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उस भाले की रक्षा की गई थी।
यहां तक कि रावण ने भी उसकी रक्षा की थी। रावण के वंश का आखिरी राजा था वीरपुत्रन। जब ब्रिटिश समाज वहां आया तो वीरपुत्रन ने उनसे जबरदस्त युद्ध किया। उसने अरबों को भी बहुत ही बुरी तरह हराया था, क्योंकि उन लोगों को भी उस भाले के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। वीरपुत्रन ने अपने फेवरेट हाथी अश्वत्थामा को युद्ध में साथ लिया। वो इतना शक्तिशाली था कि अकेले ही कई दुश्मनों को मार सकता था, लेकिन वीरपुत्रन पर बघेला पड़ गया था और उसके ही लोगों ने उसे मारने की साजिश रच डाली। जब वीरपुत्रन को इसका पता चला तो उसने काली माता की पूजा का आयोजन किया। उसने काली माता की कुंजिका नामक किताब को उसी जंगल में दफना दिया ताकि वह किसी के हाथ न लग सके। उसी पूजा के प्रसाद में जहर मिला दिया गया था। जब वीरपुत्रन ने प्रसाद खाया तो उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसका प्रिय हाथी अश्वत्थामा उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों ने उस हाथी को भी मार डाला। तब से ही वहां पर लोग खजाने की तलाश में आने लगे, लेकिन किसी को भी वो खजाना आज तक नहीं मिला, क्योंकि जो भी उस खजाने के पास जाता है वहां वीरपुत्रन और हाथी अश्वत्थामा की आत्माएं प्रकट होती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। जब राम और बाकी लोग ये कहानी सुनते हैं तो राम उस बुजुर्ग से कहता है कि ये सब उसकी मनगढ़ंत कहानी है और उसे बकवास बंद करनी चाहिए, लेकिन वो कहता है ये मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं वीरपुत्रन के वंश का एक वारिस हूं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी एक व्यक्ति अचानक चाकू उठाता है और उस बुजुर्ग का गला काट देता है। वहां उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो मंदिर में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बक्से में एक मैप मिलता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि अब उसे कहाँ जाना है। ये सब देखकर उसके बाकी दो दोस्त हैरान हो जाते हैं और डरने लगते हैं कि कहीं वो उन्हें भी ना मार डाले। इधर राम और किशोर जब जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक सांप किशोर को पकड़ लेता है और निकल जाता है। राम डर के मारे भागता है, लेकिन उसके सामने कई सारे सांप आ जाते हैं और उसे भी जान से मार देते हैं। तभी एक नाग उसके ऊपर चढ़ने लगता है, पर उसी समय एक गरुड़वंशी वहां आ जाती है। वो उस नाग को अपने पंजों से दबोच लेती है और ऊपर उड़ा ले जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई वर्मन को इस जंगल से बाहर ले जाए। कहानी पढ़कर नंदिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि उसे आगे की कहानी भी जाननी है। तब लेखक उसे बाकी के पन्ने देता है, लेकिन उसे चेतावनी देता है कि आगे की कहानी को कभी न पढ़े। नंदिता कहती है कि वो पढ़े बिना नहीं रह सकती, इसलिए लेखक उसे पन्ने दे देता है। जब वो आगे की स्टोरी पढ़ती है तो पता चलता है कि बर्मन छूटकर एक अजीब सी जगह पहुंच गया था, जहां उसे गरुड़ मिलने के लिए बुलाया गया था। वहीं उसे वो मायावी भाला भी मिल गया था। जैसे ही उसने उस भाले से खजाने की खुदाई शुरू की, वहां गरुड़वंशी भी आ पहुंचे और अश्वत्थामा तथा वीरपुत्रन की आत्माएं भी प्रकट हो गई। वो आत्माएं बर्मन को मारने आती है, लेकिन गरुड़वंशियों ने उसे बचा लिया। लेकिन उनके मरते ही एक प्राचीन रक्षक याली जाग जाता है और सबका सामना करता है। याली बेहद खतरनाक जीव था। उसने एक एक कर सबको मारना शुरू कर दिया। गरुड़वासी उसका सामना नहीं कर पाए और उनकी लीडर डर के मारे भाग गई, क्योंकि याली सबसे शक्तिशाली प्राणी था जिसे कोई नहीं हरा सकता था। तभी वहां शेषनाग भी प्रकट हो गए नागमणि की रक्षा के लिए। वे किसी भी हालत में वो नागमणि गरुड़वंशियों को सौंपना नहीं चाहते थे। यहीं पर किताब खत्म हो जाती है। कहानी पढ़कर नंदिता और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। लेखक उससे कहता है, शायद अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई होगी, लेकिन इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। नंदिता डर के मारे वहां से जाने लगती है। तभी वो उस भाले को देख लेती है और देखकर डर जाती है। वो तुरंत वहां से भाग जाती है। फिर हमें लेखक की आंखें दिखाई जाती है, जो अब नाग जैसी हो चुकी थी। तभी हमें एहसास होता है कि असली बर्मन कोई और नहीं, यही लेखक है। 20 साल पहले वो उसी जंगल में गया था और वहां उसके साथ ये सब हुआ था। जब उसे पता चला कि वो भी एक नागवंशी है, तो उसने नागों का पक्ष ले लिया और हमेशा के लिए वही बस गया। इसीलिए उसने गरुड़ों का साथ छोड़ दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है।